Hello guys, welcome back to my YouTube channel ज्ञान जंक्शन विद SKS। तो आज हम एथिक्स के बारे में पढ़ेंगे। एथिक्स क्या है और यूपीएससी के एग्ज़ाम में एथिक्स क्यों इतना ज़रूरी है। और आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि अगर आप एथिक्स वाला पोर्शन कर लेते हैं, अगर आप एथिक्स अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इसका लाभ आपको बाकी आंसर राइटिंग में भी बहुत हेल्प मिलेगा कि आपको कैसे आंसर सकारात्मक वे में लिखना है और सकारात्मक वे में लिखे तो किस प्रकार लिखें और किन किन चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। और दूसरा, इससे आपका पॉलिटिक का गवर्नेंस वाला जो पार्ट है वो भी कवर हो जाएगा। तो जैसा कि आप समझ ही गए होंगे लोगों देख के कि ये नोट्स कौन से इनके थ्रू हमें प्राप्त हुआ है। तो हमारा जो टॉपिक का नाम है नीति शास्त्र एवं मानवीय सहसंबंध। तो दैट मीन्स एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। तो नैतिकता की पृष्ठभूमि। तो यहाँ आपको इस टॉपिक में इसमें नैतिकता की पृष्ठभूमि में आपको ये समझना है कि नैतिकता होती क्या है, नैतिकता की ज़रूरत क्यों है, क्या ये नैतिकता वो उचित है या अनुचित है, नैतिकता हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना है ये बताती है। तो आगे बढ़ते हैं। वह नैतिक व्यवहार माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों का अनुसरण, पितरों की संगति, शिक्षा, दंड एवं पुरस्कार, निंदा एवं प्रशंसा, सलाह या मार्गदर्शन के आधार पर सिखाता है। परंतु जैसे जैसे आगे बढ़ने के साथ साथ उनके विवेक और ज्ञान का विकास होता है, वैसे वैसे नैतिकता और नैतिक चेतना का भी विकास होता है। यहाँ नैतिक चेतना का अर्थ नैतिक गुणों का बोध, उचित अनुचित, अच्छा बुरा आदि नीति संबंधी प्रत्ययों की चेतना ही नैतिक चेतना है। तो आपको इस लाइन से क्या समझ आ रहा है? तो एक्चुअली ये लाइन में ये है कि जैसे कि आप मान लीजिए आप जब छोटे रहते हैं तो जब बड़े होते रहते हैं, जब उस अवस्था में होते हैं कि आपकी मॉरलिटी इतनी विकसित नहीं होती है कि क्या सही है क्या गलत है, तो आपके माता पिता या सगे संबंधी सिखाते हैं कि अगर आप गलती कर देते हैं तो आपको सॉरी बोलना है, या ऐसे करने पे आपको अगर ज़रूरत पड़ने पर किसी की मदद करनी चाहिए। तो ये अच्छा बुरा कौन सिखाता है? हमें माँ बाप सिखाते हैं, ठीक है। तो वही नैतिकता में ये बताता है कि और जब इंसान हम बड़े हो जाते हैं, जब हमारे अंदर मॉरलिटी आ जाती है, हमारे अंदर ये हमारा मस्तिष्क इतना वो हो जाता है, कैपेबल हो जाता है कि हम सोच सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। अगर बाई चांस एग्ज़ाम्पल बताते हैं कि आजकल का न्यू जनरेशन वगैरह है, ठीक है, आप इसको अलग वे में मैं थोड़ा समझा रही हूँ कि एज रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो आजकल देखें हैं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो माता पिता के अनुसार ये चीज़ें गलत होती हैं, ठीक है। अब हम लोग न्यू जनरेशन वाले हैं तो उनके अकॉर्डिंग उन्हें लगता उनके अकॉर्डिंग इस ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अलग है। उनके अकॉर्डिंग ये रहता है कि शादी अगर आप करो तो अच्छे वो में देखो, ऐसे वैसे वाला। और हमारा माइंड सेट ये है कि नहीं, शादी ऐसे इंसान से करना चाहिए जिसे आप जानते हैं, ये नहीं कि आप अनजान व्यक्ति से शादी कर रहे हैं फिर आप दोनों में कंपेबिलिटी नहीं बैठ पा रही है, उसकी वजह से संबंध खराब हो रहे हैं। तो ये चीज़ें होती है। तो हमारे अंदर वही चीज़ है कि मॉरलिटी आ जाती है, चेतना आ जाती है, तो हमारे अंदर एक समझ भी विकसित हो जाती है कि हाँ, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उस समय हमें ये भी पता रहता है कि क्या हमारे लिए सही है क्या हमारे लिए गलत है। बट हमारे अंदर जब मॉरलिटी नहीं आती तो हमें ये नहीं पता होता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, समय को ना बर्बाद करते हुए। मानव जीवन
संवेगात्मक एवं बौद्धिक पक्ष का समन्वय है, जिसकी अभिव्यक्ति उसके आचरण व्यवहार में होती है। मनुष्य की सहज प्रवृत्ति अर्थात भावनाएं, इच्छाएं, इंद्रियां आदि उसको एक और खींचती है, तो दूसरी ओर बुद्धि उसे नियंत्रित निर्देश करती है, दूसरे रास्ते पर ले जाती है। जीवन में कई बार व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित, तत्कालिक क्षणिक लाभ और व्यापक दीर्घकालीन लाभ, वासना एवं बुद्धि, परिस्थितियों की जटिलता आदि के कारण कर्तव्यों का अनुपालन को लेकर द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न होती है। आखिर वह क्या करे, क्या ना करे, कैसे करे और क्यों करे? ऐसी नैतिक परिस्थिति, मॉरल सिचुएशन में व्यक्ति की नैतिक चेतना जागृत होती है, भले ही बुद्धि संलग्न या द्वंद्व की स्थिति में रहे। मनुष्य एक सामाजिक प्रणाली है, परंतु मनुष्य की इच्छाओं, आकांक्षाओं, उद्देश्यों, स्वार्थों में भेद एवं विरोध के कारण उनमें आपस में संबंध होता है, जिसके फलस्वरूप व्यवस्थित एवं सामंजस्यपूर्ण सामाजिक जीवन कठिन हो जाता है। प्रस्तुत ऐसे ही कठिनाइयों को दूर करने के लिए नीति शास्त्र का विकास हुआ है। नीति शास्त्र में ऐसे मापदंडों, नियमों एवं सिद्धांतों के निर्माण एवं आदर्शों की स्थापना का प्रयास होता है, जिसके द्वारा समाज में यथासंभव आधिकारिक व्यवस्था एवं सामंजस्य की स्थापना की जा सके तथा विभिन्न मनुष्यों की इच्छाओं, स्वार्थों के कारण होने वाले संघर्ष एवं विवाद को कम या समाप्त किया जा सके। समाज में व्यवहारिक समस्याओं को समझने, उनका समुचित समाधान निकालने, गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने तथा जीवन के उद्देश्यों एवं उसकी प्राप्ति के मानकों की स्थापना करने की प्रेरणा ही नीति शास्त्र को जन्म देती है। नीति शास्त्र द्वारा मानव का नैतिक उत्थान संभव है। सामान्य परिस्थितियों में नैतिक के निर्धारण के क्रम में बाह्य पक्षों तथा सामाजिक नियम, राजकीय कानून, नीति संहिता, आचरण संहिता आदि की भूमिका होती है, परंतु जब जीवन में सत्य असत्य के निर्धारण में धर्म संकट या द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न होती है, तो वैसी स्थिति में अंतरात्मा की आवाज़ नैतिकता के निर्धारण का एक महत्वपूर्ण आधार बन जाता है। जहाँ एक वाले लाइन में हम देखते हैं कि क्या लिखा है कि मनुष्य की भावनाएं होती, इच्छा होती, इंद्रिया के अनुसार या कुछ होता है। एग्जाम्पल फॉर मैं देती हूँ कि अभी भी देश में बहुत सारे लोग हैं जो टेररिस्ट की मदद करते हैं। क्यों? क्योंकि बेरोज़गारी हो रही है। अब सरकार इस बेरोज़गारी का समाधान नहीं कर पाने की वजह से लोगों को अपनी आजीविका, अपना भरण पोषण के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो कोई भी अगर उन्हें पैसे की लालच दे रहा है तो वो उस चीज़ों में बह जा रहे हैं। क्यों? ताकि उन्हें कुछ पैसा मिल सके, वो अपना आर्थिक स्थिति सुधार सके। ठीक है, बट जब हम नैतिक परिस्थिति ये हमारा ये हो जाता है कि इसमें हम समझ नहीं आता है कि हमारे लिए ये क्या बुरा है, क्या बुरा नहीं है। बस उस समय हमें सत्य लगता है हम वो काम करते हैं। ठीक है, बट हमें जब ये पता चल जाता है कि नैतिक चीज़ें होती क्या हैं, हमें किस चीज़ से बचना है, क्या चीज़ें हमारे लिए सत्य है, कानूनी रूप से क्या चीज़ें ज़रूरी है, नहीं तो अगर हम अनुचित चीज़ें कर देंगे तो फिर हमें उसके लिए दंड मिल सकता है। तो ये सब चीज़ें हमें इसमें पढ़ना होता है। अगर आप समझिए, अगर आपको नैतिक नीति शास्त्र की जानकारी नहीं है, नैतिक आपको पता ही नहीं, आपके अंदर मॉरलिटी है ही नहीं, बाई चांस समझिए आप ऐसे ही इंटरव्यू में फेक कुछ बोल के ऐसे वैसे करके, ऐसे बनावटी बोल के आप गलती से सिलेक्शन ले लेते हैं, या फिर आप समझिए कि ऐसे आप रिटन एग्ज़ाम दे के ही विदाउट आप इंटरव्यू कहीं जा रहे हैं। तो अगर आपके अंदर नैतिक वो नहीं होगा तो जब आप फील्ड वर्क में जाएंगे और ऐसी चीज़ें आएंगी जो आपके अंदर क्षमता नहीं होंगी कि क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप राजनीतिक दबाव के चलते आप अलग गलत कदम उठा देंगे और इसकी वजह से आपकी नौकरी पे आफत आ सकती है। तो
और जब आपको नैतिक समझ होगी तो आपको पता होगा कि आपको नहीं, अगर आप रिश्वत कोई दे रहा है तो आपको पता होगा कि नहीं, ये हमें इसे इनकार करना है। आपके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप कोई भी चीज़ को ना कर सकें। ओके, तो आई होप कि मैं आपको नैतिकता का जो ओवरव्यू है मैं आपको समझा पाई। तो नीति शास्त्र एवं मानवीय सहसंबंध, नीति शास्त्र का मानव जीवन में हमारा कैसा संबंध हो सकता है। तो देखते हैं कि नीति शास्त्र में सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले सामान्य मनुष्यों के आचरण या आंशिक कर्मों का कुछ नैतिक मापकों एवं आदर्शों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है, ताकि व्यक्तिगत हित, सामाजिक हित, सामंजस्य स्थापित हो सके तथा सुखद मानवीय जीवन की स्थापना हो सके। चूँकि मानव एक सामाजिक प्रणाली है, अतः वह अपने विचारों, निर्णयों एवं क्रियाकलापों से दूसरों को प्रभावित करता है, स्वयं ही अन्यों से प्रभावित होता है। समाज के विभिन्न मनुष्यों के बीच होने वाले आदान प्रदान, क्रिया प्रतिक्रिया आदि मानवीय सहसंबंध को इंगित करते हैं। इनमें नैतिक मापदंडों, आदर्शों एवं मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके आधार पर ही कर्मों के औचित्य, अनौचित्य, अच्छा बुरा आदि का निर्धारण किया जाता है। इस रूप में मानवीय सहसंबंध, अंतर संबंधों के सम्यक निर्वहन में नीति शास्त्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संक्षेप में अगर हम जानें तो नीति शास्त्र में सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले सामान्य मनुष्यों की ऐच्छिक कर्मों, आचरण एवं चरित्र का, ठीक है, कुछ सिद्धांतों, नियमों एवं मानकों के आधार पर क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है के संदर्भ में मूल्यांकन किया जाता है, उसे ही हम नीति शास्त्र कहते हैं। तो यहाँ पे दार्शनिक है विलियम लिली, कहते हैं कि नीति शास्त्र उन मानकों की व्याख्या प्रस्तुत करता है जिसके आधार पर हम व्यक्ति के कर्मों उचित तथा अनुचित होने का निर्णय देते हैं। अब कोई इंसान का क्या माइंडसेट है वो हमें कैसे पता चलेगा, उसके व्यवहार से पता चलेगा, वो उनकी सोच क्या है, वो क्या काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, दैट मीन्स उसका सोच क्या है, उसका एग्जाम्पल फॉर मान लीजिए टेररिस्ट का क्या रहता है, सामने वाले कंट्री को बर्बाद करना। तो इससे हमें पता चलता है कि सामने वाले का नैतिक सोच क्या हो सकता है, ठीक है। तो इससे ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं किसी का उचित या अनुचित। अगर कोई आर्मी मैन को ले ले, वो देश की सेवा कर रहा है, हम ये सुन के ही कि अच्छा आर्मी में, तो हमारे अंदर एक भावनात्मक बदलाव आता है, हमें पता चल जाता है कि देश की सेवा कर रहा है। दैट मीन्स कि इसकी जो नैतिक जो है वो देश को आत्मसमर्पित करने का है, ठीक है। वो देश की सेवा कर रहा है, मतलब ये। नेक्स्ट, नैतिकता का वर्तमान कालीन संबंध, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो नैतिकता है, जो नैतिक है, उसको हम प्रेजेंट में कैसे अप्लाई करते हैं और वर्तमान में उसकी स्थिति क्या है। सदियों पूर्व ग्रीक दार्शनिक सुकरात ने कहा था कि एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, अर्थात अनपरखा जीवन जीने योग्य नहीं है। इस कथन को सार्थक बनाने के उपकरण आधुनिक विज्ञान में प्राप्त हुए, लेकिन वहाँ विडंबना यह रही कि जिस रफ्तार से विज्ञान ने अपने विस्मयकारी आविष्कारों के द्वारा भौतिक जगत अर्थात मनुष्य की बहिर्जागृत का रूपांतरण किया, उसी गति से वह मानव के अंतर्जगत अर्थात मन के सोचने के तरीका का, सामाजिक समझ का, सामाजिक व्यवस्था का रूपांतरण करने और मानव के चरित्र और व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन को नए ज्ञान के आधार पर पुनर्गठित करने की ओर अग्रसर नहीं हुआ। समाज का बैलगाड़ी युग
से रेल या जूट युग में प्रवेश तो हुआ, परंतु मन की गाड़ी बैल अर्थात मध्ययुगीन संस्कार ही खींच रहे हैं। वर्तमान परिक्षेप में वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास ने एक तरफ तो हमारे परंपरागत मूल्य एवं विश्वासों पर चोट की, तो दूसरी तरफ वह मनुष्य के सामने नवीन सृजनात्मक मानवतावाद मूल्यों की स्थापना और प्रसार करने में असफल रहा। विज्ञान ने मनुष्य को स्वतंत्र नैतिक चयन परंतु प्रेरित किया, परंतु बिना नैतिक आधार और मापदंड के यदि चयन किया गया तो उसका दुष्परिणाम समाज और देश को उठाना पड़ता है। वर्तमान में बढ़ती समस्याओं तथा भ्रष्टाचार, मूल्यविहीन भौतिक प्रवृत्ति, ये इनके प्रकीर्ण भौतिक सुख प्राप्ति की लिप्सा, धार्मिक रूढ़िवादिता, कट्टरता, सांप्रदायिकता, वैम न्याय, जाति भेद, लिंग भेद, आतंकवाद, पर्यावरणीय संकट, मूल्यों का पतन आदि के परिप्रेक्ष्य में इस बात के चिंतन की प्रासंगिकता बढ़ गई है कि जीवन और समाज के मूल्यों का बीजारोपण कैसे किया जाए, उन्हें कैसे संरक्षित एवं पारिश्रित किया जाए और किस आधार पर संरक्षित किया जाए, इसकी विवेचना आज पूरे वैश्विक संदर्भ में उभरकर सामने आ गई है। जब तक व्यक्ति के जीवन, समाज, रणनीति तथा शासन एवं प्रशासन में नैतिक मूल्यों एवं आदर्शों का सुदृढ़ीकरण, विस्तारीकरण नहीं किया जाएगा, तब तक उपरोक्त संकटों का सम्यक समाधान नहीं निकल पाएगा। यही कारण है कि नीति शास्त्र वर्तमान में वैश्विक स्तर पर विवेचन के एक मुख्य विषय के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। नैतिकता रचनात्मक एवं रचनात्मक होती है, रूढ़िवादी तत्वों का निषेध करती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि वर्तमान स्थिति में क्या होता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख रहे हैं कि पहले इंसान बैलगाड़ी यूज़ करता था, ठीक है, फिर रेलगाड़ी यूज़ कर रहा है। बट आप एक चीज़ नोटिस किए हैं कि इसमें बता रहे हैं कि नैतिकता क्या है, गाड़ी ही यूज़ करना है। मन की गाड़ी बैल अर्थात चाहे वो संस्कार ही हो, बट वो पहले से ही चला आ रहा है। और कहता है कि अगर नैतिकता अगर हमारी ख़राब होंगी तो इसका हमें दुष्प्रभाव हमें समाज को उठाना पड़ेगा, देश को इसका बेअसर पड़ता है। अगर हमारा हमारी नैतिक सोच हमारी खराब होगी तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, भ्रष्टाचार होगा, धार्मिक रूढ़िवादिता बढ़ेगी, कट्टरता बढ़ेगी, सांप्रदायिकता बढ़ेगी, जाति भेद बढ़ेगा, लिंग भेद बढ़ेगा, आतंकवाद बढ़ेगा, पर्यावरणीय संकट बढ़ेगा तथा मूल्यों का पतन होगा। जो आपका मूल्य होना चाहिए वो भी नहीं रहेगा, लोग उल्टे सीधे काम करने लगेंगे। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं नीति शास्त्र का अर्थ क्या है। तो अंग्रेजी में नीति शास्त्र का समानार्थक शब्द एथिक्स है। एथिक्स ग्रीक शब्द एथिक्सा से व्युत्पन्न हुआ, जिसका अर्थ है रीति रिवाज, प्रचलन या आदत। इसे नीति विज्ञान भी कहा जाता है। नीति शास्त्र या आचार शास्त्र के लिए मॉरल फिलोसफी शब्द का भी उपयोग होता है। मॉरल शब्द लैटिन भाषा के मॉरिस शब्द से उत्पन्न हुआ है। इसका भी अर्थ है रीति रिवाज, प्रचलन, आदत या अभ्यास। इस तरह नीति शास्त्र का शाब्दिक अर्थ है मनुष्य के रीति रिवाजों, आदतों या अभ्यासों का विज्ञान या शाब्दिक अर्थ नीति शास्त्र के आरंभिक स्वरूप को इंगित करता है। इसी दृष्टिकोण से परंपरा अनुप्रयोग कार्यों को नैतिक और उसके विपरीत कार्यों का अनैतिक माना जाता है। रीति रिवाज, प्रचलन या सामाजिक परंपराओं का विकास मनुष्य के सामाजिक जीवन के विकास के साथ साथ हुआ है। जब से मनुष्यों ने परस्पर सहयोग से समाज का निर्माण किया, समस्याओं के समाधान हेतु प्रयास शुरू
किए तभी से कुछ ऐसे नियमों की आवश्यकता पड़ी जो उसकी तथा दूसरे मनुष्यों की इच्छाओं, रुचियों, आकांक्षाओं, उद्देश्यों तथा स्वार्थों में होने वाले संघर्ष को कम या समाप्त कर सके तथा जिसका पालन करके वह दूसरों के साथ सुख, शांति, सामंजस्यपूर्ण तरीके से सामाजिक जीवन व्यतीत कर सके। कालांतर में धीरे धीरे इन्हीं नियमों ने सामाजिक परंपराओं एवं रीति रिवाजों का रूप ग्रहण कर लिया, जिसका पालन समाज के सदस्य के रूप में प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यकता समझा जाने लगा। परंतु इस सामाजिक परंपरा, रूढ़ियों तथा रीति रिवाजों से ही जिन साक्ष्य या विज्ञान का विकास हुआ है उसे आज हम नीति शास्त्र या नैतिक दर्शन कहते हैं। वर्तमान में नीति शास्त्र केवल रीति रिवाजों या परंपराओं तक सीमित नहीं, परंपरा पर विहन वही तक होना चाहिए जहाँ तक वह मानवता या समानता, स्वतंत्रता एवं न्याय के सामाजिक, राजनीतिक आदर्शों के विपरीत ना हो। अब नीति शास्त्र के अंतर्गत मानवीय क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न समस्याओं का नैतिक समाधान भी ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। आज नीति शास्त्र का क्षेत्र व्यक्ति, समाज, शासन, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, समाधानों तक विस्तारित हो चुका है। ठीक, अब मैं आगे का ये टॉपिक कि व्हाट इज़ एथिक्स एंड व्हाट इज़ मॉरलिटी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नीति शास्त्र एंड नैतिकता, क्योंकि एग्ज़ाम में ये जब आपको मैं धीरे धीरे करके मैं आपको PYQ भी इसके लाऊंगी और आपको मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगी जिसमें यूपीएससी में थोड़े शब्द का हेर फेर उन्होंने किया है। उन्होंने पूछ दिया है इंग्लिश हिंदी में कि नैतिकता होती क्या है, बट उसका नीचे जो अनुवाद होगा वो एथिक्स डाल दिए हैं। ठीक है, तो आपको इस कंडीशन में आपको इंग्लिश वाला पकड़ना होगा, क्योंकि हिंदी का जो सिलेबस हमें मिला है एथिक्स का वो थोड़ा कहीं कहीं पे गड़बड़ है, और जैसे सिलेबस दिया है उस हिसाब से उसका इंग्लिश अनुवाद थोड़ा अलग वो कर देते हैं। इसीलिए हमें अगर बढ़िया आंसर राइटिंग लिखना है तो हमें इंग्लिश वाला पकड़ना होगा, ना कि हिंदी वाला भी क्वेश्चन पढ़िए, बट आपका मेन फोकस इंग्लिश वाला होना चाहिए। इंग्लिश वाला जो वर्ड है, मैं इंग्लिश का सिलेबस भी कोशिश करूँगी 1-2 लेसन के बाद मैं भेज दूँ, अगर आप मेरे लेसन को पसंद करते हैं तो। ठीक है, आगे मैं दिखा देती हूँ कि कौन कौन सा टॉपिक हमें करना होगा नेक्स्ट लेसन में। अगर आप ऐसे हमें प्यार देते रहेंगे तो मैं कोशिश करूँगी कि इसका सेकंड पार्ट मैं जल्द ही लाऊं, और सेकंड पार्ट में एथिक्स का फर्स्ट टॉपिक कवर हो जाएगा। और चिंता नहीं करना है, बस 30 में लेसन, मुझे जहाँ तक लगता है 30 लेसन में ये सारे एथिक्स कवर हो जाएंगे। और इसके बाद आंसर राइटिंग, PYQs, अगर आप चाहते हैं कि इसके अलावा भी मैं ऐसे PDF वाले नोट्स लेके आते रहूं और उसको थोड़ा एक्सप्लेन करूं और आपके सामने थोड़े इसके डेफिनेशन लेकर आऊं, सिलेबस लेके आऊं, PYQ लेकर आऊं, PYQ लेके आऊं, अलग अलग फील्ड का, लाइक यूपी PSC में इससे जुड़े कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, BPSC में कैसे आ रहे हैं, JPSC में इस सिलेबस से रुके कैसे आ रहे हैं, मतलब फिर मैं उस हिसाब से लाते रहूँगी। तो यहाँ आप देखें कि एथिक्स एंड मॉरलिटी पढ़ना है, ये उसका डिफिनेशन है। फिर यहाँ ये है क्या नीति शास्त्र एक विज्ञान है, फिर नीति शास्त्र का उपयोगिता लाभ, कि नीति शास्त्र हमें क्या लाभ मिलेगा, प्रशासनिक संबंध, कि नीति शास्त्र का प्रशासनिक संबंध में हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर ये कवर, फिर हम यार ये हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेसन में हमें ये पढ़ना है। ये हमारा पहला लेसन था इस टॉपिक से रिलेटेड एथिक्स से, इसीलिए मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं कवर की इसमें, बस मैंने आपको थोड़ा बहुत समझा दिया कि नैतिकता होता क्या है, नैतिकता का बैकग्राउंड समझा दिए, नीति शास्त्र में मानवीय संबंध हो गया हमारा, एंड इसका वर्तमान में स्थिति क्या है और इसका अर्थ क्या है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।
थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।